आइए इस नए एक्सप्लेनर का आगाज करते हैं और जर्मन ग्रामर के इस टॉपिक को आसान बनाते हैं जो अक्सर सीखने वालों को थोड़ा परेशान कर देता है। डेटिव प्रोनाउंस सुनने में शायद मुश्किल लगे, लेकिन आज इस डेटिव प्रोनाउन मास्टर क्लास में हम इस उलझन को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। अगर जर्मन केसेस से डर लगता है तो बिल्कुल फिक्र न करें। आज हम बिल्कुल एक दोस्ताना ट्यूटर की तरह कदम ब कदम इन उसूलों को क्लियर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का रोड मैप बिल्कुल सीधा और वाज़ेह है। पहले हम द डेटिव रिसीवर एनालॉजी देखेंगे, फिर नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डेटिव का मुवाजना करेंगे। इसके बाद प्लेसिंग ऑब्जेक्ट्स इन सेंटेंसेस की बारी है और फिर फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल प्रोनाउंस पर बात होगी। आखिर में कुछ इंटरैक्टिव डेटिव प्रैक्टिस भी करेंगे। तो बस इस क्लियर रोड मैप पर चलते हुए जर्मन के सिस्टम बहुत आसान लगने लगेगा। तो चलिए अपने पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। एक, द डेटिव रिसीवर एनालॉजी। यहाँ हम एक बहुत ही मज़ेदार और मददगार मिसाल से अपनी बुनियाद बनाएंगे। डेटिव केस को समझने के लिए एक सवाल है जो हमेशा जहन में आना चाहिए। एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? मतलब जो भी एक्शन हो रहा है उसका असर किस पर हो रहा है? काम का फायदा किसे मिल रहा है? यही वो आखिरी और सबसे अहम सवाल है जो किसी भी डेटिव प्रोनाउन को पहचानने का राज है। अच्छा, अगर हम इस एकेडमिक तारीफ की बात करें तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो शख्स या जानदार है जिससे वर्ब के एक्शन का फायदा मिलता है या जो इस एक्शन को वसूल करता है। और जर्मन जुबान में डेटिव केस का सीधा सा मतलब यही खुशकिस्मत वसूल कुनिंदा यानी रेसिपिएंट है। इसे एक गिफ्ट एक्सचेंज यानी तोहफे के तबादले की तरह सोचिए। स्टेप 1 है सब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव जो तोहफा दे रहा है। स्टेप 2 है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी एक्यूजिटिव जो कि असल में वो तोहफा है। और स्टेप 3 है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी डेटिव। ये वो शख्स है जो तोहफा वसूल कर रहा है। है ना बिल्कुल लॉजिकल? देने वाला, तोहफा और फिर वसूल करने वाला। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। 2, नॉमिनेटिव, एक्यूजिटिव एंड डेटिव। अब जब हमारी फाउंडेशन बन चुकी है तो देखते हैं कि केसेस बदलने पर ये प्रोनाउंस कैसे तब्दील होते हैं। इन तब्दीलियों को अगर एक मास्टर टेबल की शक्ल में देखा जाए तो बात बिल्कुल जादू की तरह वाज़ेह हो जाती है। देखिए कैसे जब कोई एक्शन रिसीव कर रहा होता है तो इश बदलकर मिर बन जाता है और दू बन जाता है दिर। इनका आमने सामने मुवाजना करने से इन्हें समझना और याद रखना बहुत आसान हो जाता है। और मज़े की बात यह है कि इसमें कुछ पैटर्न्स हैं, जैसे मैस्कुलिन एयर और न्यूटर एस दोनों डेटिव में बिल्कुल एक जैसे रहते हैं, यानी ईम। इसी तरह जी बदलकर एयर बन जाता है और वेयर और प्लूरल एयर को देखें, वो अक्यूजेटिव की तरह यहाँ भी उन्स और ऑयश ही रहते हैं। और हाँ, प्लूरल जी यहाँ ईनन बन जाता है। ये छोटे छोटे पैटर्न सीखने के सफ़र को वाकई बहुत तेज़ कर देते हैं। अब हमारे तीसरे हिस्से का वक्त है। 3, प्लेसिंग ऑब्जेक्ट्स इन सेंटेंसेस। प्रोनाउंस तो याद हो गए, तो अब बारी आती है उन्हें जुमले में उनकी सही जगह पर रखने की। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक बिल्कुल सीधी सादी मिसाल लेते हैं। लीजा गिब्ट देम लेहrer das Buch, मतलब लीजा उस्ताद को किताब देती है। आइए इस स्टैंडर्ड जुमले का सिंटैक्स समझते हैं। रूल नंबर 1, जब जुमले में 2 रेगुलर नाउन्स हों तो डेटिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा अक्यूजेटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है। बिल्कुल इस मिसाल की तरह जहां किताब वसूल करने वाला उस्ताद वर्ब के फौरन बाद और किताब से बिल्कुल पहले आता है। अच्छा, अब रोल नंबर 2 देखते हैं। अगर सिर्फ एक नाउन की जगह प्रोनाउन लगाना हो तो प्रोनाउन हमेशा नाउन से पहले आएगा, केस चाहे कोई भी हो। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि प्रोनाउंस बिल्कुल मिगनातीस की तरह वर्ब की तरफ खींचते हैं और आम नाउन से हमेशा आगे निकल आते हैं। मिसाल के तौर पर सी गिब्ट ईम das Buch। और ये रहा रूल नंबर 3। यहाँ आके कहानी थोड़ी सी पलट जाती है। जब दोनों ऑब्जेक्ट्स ही प्रोनाउंस हों तो अक्यूजेटिव प्रोनाउन डेटिव प्रोनाउन से आगे आकर पहल ले लेता है, जैसे सी गिब्ट एस ईम। यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ने रिसीवर को पीछे छोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल प्रोनाउंस। यहाँ हम देखेंगे कि कल्चर के हिसाब से कौन सा डेटिव प्रोनाउन कहाँ ठीक लगता है।
जर्मन ज़बान में बातचीत करते वक्त सामने वाले से रिश्ते की नौइयत समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ गैर रस्मी या इनफॉर्मल प्रोनाउंस हैं, जैसे दिर और ओइह, और दूसरी तरफ रस्मी या फॉर्मल प्रोनाउन ईनन मौजूद है। इनका दुरुस्त इस्तेमाल ही असल महारत है। लिखने और पढ़ने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक भी मौजूद है। फॉर्मल वाला इहनन हमेशा कैपिटल आई से शुरू होता है। इस छोटी सी टिप से फौरन पहचाना जा सकता है कि बात फॉर्मल हो रही है, क्योंकि प्लूरल इहनन यानी उन लोगों के लिए हमेशा छोटा आई इस्तेमाल होता है। तो अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे मज़ेदार सेक्शन पर, 5 इंटरैक्टिव डेटिव प्रैक्टिस। थ्योरी तो समझ ली, अब थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। ये रही हमारी पहली खाली जगह, कॉम्स्तुत्सु डैश। ज़रा इस मास्टर टेबल को जहन में लाएं और याद रखें कि प्रेपोजिशन जू के बाद हमेशा डेटिव केस आता है। क्या लगता है यहाँ क्या आएगा? अगर जवाब मेर सोचा था तो बिल्कुल ठीक। कॉम्स्तुत्सु मिया, यहाँ बोलने वाला खुद विजिट को रिसीव कर रहा है, इसलिए मेर ही सही जवाब है। अच्छा, अब अगला चैलेंज, इसे ट्रांसलेट करते हैं। आई गिव यू अ बुक, जहाँ यू गैर रस्मी यानी इनफॉर्मल है। इश गेबे डैश ein बुख, यहाँ हमें इस इनफॉर्मल रिसीवर को पहचानना है जिसे किताब मिल रही है। बिल्कुल सही, एच गेव डियर ein बुख। चूंकि बात इनफॉर्मल है और डियर किताब रिसीव कर रहा है, तो ये यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। चलिए एक और ट्राई करते हैं। Das Haus gehört ihm, यानी ये घर उसका है। वर्ब gehören एक खास डेटिव वर्ब है जो हमेशा किसी रिसीवर की तरफ इशारा करता है। बेहतरीन काम, सही जवाब है एम। Das Haus gehört ihm, क्योंकि थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन के लिए यही दुरुस्त डेटिव प्रोनाउन बनता है। तो ये रहा हमारे इस मालूमाती सेशन का आखिरी चैलेंज। सोचने की बात यह है कि अब हेल्फन यानी मदद करने या डंकिन यानी शुक्रिया अदा करने जैसे डेटिव वर्ब्स को इस्तेमाल करके नए जुमले कैसे बनाए जा सकते हैं। उम्मीद है कि आज का ये सेशन जर्मन ज़बान के इस मुश्किल समझे जाने वाले टॉपिक को आसान बनाने में कामयाब रहा होगा और डेटिव प्रोनाउंस को इस्तेमाल करने का पूरा कॉन्फिडेंस मिल गया होगा। प्रैक्टिस इसी तरह जारी रखिए